गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फिर से मैं अभिषेक दीक्षित आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमी स्टार्ट की थी, अर्थव्यवस्था स्टार्ट की थी और उसकी पहली वीडियो में हमने स्टार्टिंग बेसिक पढ़ा था और उसी बेसिक से आज आगे बढ़ने की बात करें और हम धीरे धीरे 1 से 100 तक जाएंगे। ये क्लास जो इकोनॉमी की स्टार्ट हुई है ये 0 से आपको 100 तक ले जाएगी। तो पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ा था उसके आगे की अगर हम बात शुरू करें और उसके आगे थोड़ा सा और बेसिक समझने का प्रयास करें तो ये पूरा चैप्टर, एक बात याद रखिएगा, पूरा चैप्टर आपका बेस निर्माण करेगा, आपका बेस बनाएगा ताकि आप इकोनॉमी को बेहतर ढंग से समझ पाएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि समय सबसे ज़्यादा अगर बहुमूल्य कुछ है तो वो समय है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम उसके आगे से क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। हमने पिछली क्लास में समझा था कि अर्थशास्त्र क्या है। अब हम अर्थशास्त्र के 2 भाग पढ़ेंगे, 2 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अगर हम जब बात करते हैं अर्थशास्त्र की या इकोनॉमिक्स की, या हिंदी में अगर इसको मैं लिखूं तो अर्थशास्त्र की, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम अर्थशास्त्र को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इस इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके 2 भाग कौन से हैं वो समझ लीजिए। अगर हम इकोनॉमिक्स के पहले भाग की बात करें तो उसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, या इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसका जो दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र के जो 2 भाग हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हम अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें, एक सुंदर सी परिभाषा देने का प्रयास करें माइक्रो इकोनॉमिक्स को की, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये तो मैंने डिफाइन कर दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, मतलब कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो किससे डील करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, वो जो छोटी स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स है, यानी जो छोटी आर्थिक इकाइयां हैं, अगर हिंदी में हम लिखें तो जो छोटी आर्थिक इकाइयां हैं उनके आर्थिक मुद्दों से डील करती है, छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से डील करती है। आर्थिक इकाइयों यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से, इकोनॉमिक इश्यूज का मतलब हुआ आर्थिक मुद्दों से डील करती है या उससे संबंधित है। मतलब अगर मैं एग्जांपल इसका दूं तो बेहतर समझ में आएगा। ऐसी इकोनॉमिक्स जो किससे डील करे, एन इंडिविजुअल फर्म, जो एक फर्म की आर्थिक समस्याओं से संबंधित हो या एक फर्म की आर्थिक समस्याओं को डील करती हो, उसे क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह अगर इसका हम दूसरा एग्जांपल समझें तो एन इंडिविजुअल
क्या हो जाएगा, एक एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, यानी अगर हिंदी में हम लिखो एक फर्म, और अगर हम इसको लिखें एन इंडिविजुअल, एक उपभोक्ता। तो मोटे तौर पे हमें क्या समझ में आया, ऐसी इकोनॉमिक्स या ऐसा अर्थशास्त्र जो किससे डील करे, जो छोटी आर्थिक इकाइयों, चाहे वो एक फर्म हो या एक उपभोक्ता हो, कि आर्थिक समस्याओं से संबंधित हो या उसको डील करे या उसकी समस्याओं का समाधान करे, तो वो कौन सी इकोनॉमिक होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक बात समझ में आ गई, इसीलिए इसको हिंदी में एक टर्म बोलते हैं जो आप अगर देख लीजिए तो थोड़ा बेहतर रहेगा, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं, क्योंकि ये छोटी आर्थिक इकाइयों की आर्थिक समस्याओं से संबंधित है। अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, अभी तक तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया, अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के एकदम उल्टा है। यहां पर ये किससे डील कर रही थी, ये डील कर रही थी इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, यानी छोटी आर्थिक इकाइयों की जो आर्थिक समस्याएं थी उससे डील करती है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल of the economy at the level of the economy deals with economic issues at the level of the economy as whole। अब ये क्या हुआ कि अब हम बात करें अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो ये क्या था, ये छोटी आर्थिक इकाइयों की आर्थिक समस्याओं से संबंधित थी, और ये पूरी इकोनॉमी की, पूरे अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उससे डील कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल दे के समझे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं रोजगार की, किसी भी इकोनॉमी में अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो क्या हम एक व्यक्ति के रोजगार की बात करते हैं या पूरे इकोनॉमी के रोजगार की बात करते हैं, या अगर सरकार कोई भी अपना डेटा रिलीज करती है और उसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी देती है, तो क्या सरकार एक व्यक्ति के रोजगार की बात करती है, नहीं, सरकार पूरी इकोनॉमी के रोजगार की बात करती है। दूसरी बात अगर हम देखें, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी यानी आरबीआई क्या बनाती है, आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है, आरबीआई बनाती है मौद्रिक नीति। तो क्या आरबीआई एक व्यक्ति के लिए मौद्रिक नीति बनाती है या पूरी इकोनॉमी के लिए मौद्रिक नीति बनाती है, तो आरबीआई पूरी इकोनॉमी के लिए मौद्रिक नीति बनाती है। इसी तरह अगर हम देखें तो सरकार क्या बनाती है, सरकार फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी या हिंदी में कहें तो राजकोषीय नीति बनाती है। तो क्या सरकार जो ये राजकोषीय नीति बनाती है, क्या एक फर्म के लिए बनाती है या एक कंज्यूमर के लिए बनाती है या पूरी इकोनॉमी के लिए बनाती है, तो किसके लिए बनाती है, पूरी इकोनॉमी के लिए बनाती है। ठीक है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, वृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वृहद अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। तो एक बार आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसी इकोनॉमिक्स जो किससे डील करे, जो इकोनॉमी को एक बड़े घटक के रूप में लेकर उससे डील करे। जैसे अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, हम पूरी इकोनॉमी में जितने लोग बेरोजगार हैं उनकी बात करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या किसी एक व्यक्ति के लिए बनाती है, बिल्कुल नहीं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पूरे देश के लिए बनाती है। इसी तरह राजकोषीय नीति जब सरकार बनाती है तो किसके लिए बनाती है, पूरे देश के लिए बनाती है। तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि किससे डील करती है, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट से डील करती है। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें
तो ये अर्थव्यवस्था को वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। तो ये हमने पहली चीज समझ ली जो आज हमें पढ़नी थी। क्या डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड चीज, जो दूसरा टॉपिक आज हमको कवर करना है, उसकी बात करेंगे हम। अब हम जो दूसरा टॉपिक कवर करेंगे वो हमने अक्सर सुना है, कभी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं या कहीं पर भी देखते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो जो हम दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या होगा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और हिंदी में इसको कहेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो हम अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर या पेपर में देखते हैं, इसका मतलब क्या है। दरअसल अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो हम अगर किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें, किसी भी इकोनॉमी की बात करें, मान लिया हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो किसी भी इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अब बात ये समझिएगा, मैं कहने का प्रयास क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम सारी एक्टिविटीज़ को, जितनी भी इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कैसे। अब अगर हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो जो पहला सेक्टर है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, या हिंदी में इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये प्राइमरी सेक्टर है क्या। दरअसल इकोनॉमिक में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन, मतलब अगर हम ऐसे समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, प्रोडक्शन थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, सोर्सेज, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन होता है, कैसे होता है, नेचुरल, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके या प्राकृतिक संसाधनों का सहारा लेकर जितना भी प्रोडक्शन होता है, उसे हम किस सेक्टर में शामिल करते हैं, किस सेक्टर में शामिल करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। क्यों शामिल करते हैं ये समझ लीजिए। मान लिया कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर हमने कर लिया। अब इस एग्रीकल्चर में जब हम बीजों को खेत में डालते हैं, तो बीज जब बड़े होने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए एग्रीकल्चर में, उनको चाहिए सनलाइट, उनको चाहिए वाटर, ठीक है, उनको चाहिए पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ज़मीन से इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इनको वाटर ज़मीन से भी मिलता है और ख़ुद भी देना पड़ता है, इनको सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो ये सब क्या हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में वो सभी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करके प्रोडक्शन या उत्पादन होता है। जैसे एग्रीकल्चर्स में हम जब बीज खेत में डालते हैं तो हमें सूर्य प्रकाश की ज़रूरत होती है ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके, हमें पानी की ज़रूरत होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो पहली चीज़। दूसरा, अगर हम पॉइंट इसकी बात करें, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स को हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल।
कच्चा माल। तो हमने क्या समझा कि जो प्राइमरी सेक्टर है ये किस चीज का सोर्स है, ये कच्चे माल की सप्लाई का स्रोत भी है। तो दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट हो गई, ये कच्चे माल की सप्लाई का स्रोत भी है। कैसे, मान लिया हमने एग्रीकल्चर से गेहूं का उत्पादन किया, अब ये गेहूं क्या होगा, किसी और सेक्टर में जाएगा, तो ये गेहूं क्या होगा, कच्चा माल या रॉ मटेरियल होगा। अब अगर हम तीसरी बात करें, इसी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर भी कहते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र को या प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर और उसके संबद्ध या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो इसका अगर एग्जाम्पल हम लें, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें, तो इसका अगर एग्जाम्पल लें क्या होगा, तो अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं पहले बता चुका हूँ एग्रीकल्चर आएगा, इसमें एग्रीकल्चर, छोड़िए इधर ही लिख देता हूँ थोड़ा। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें कि इसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएंगी, अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो इसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएंगी, तो इसमें आएंगी एग्रीकल्चर, इसमें आएंगी एग्रीकल्चर, ठीक है, इसमें आएंगी माइनिंग, माइनिंग मीन्स खनन, इसमें आएंगी क्या, फॉरेस्ट्री, इसमें आएंगी फिशिंग यानी मछली पकड़ना। तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। तो ये हमने पहला सेक्टर समझ लिया जिसे हम जानते हैं प्राइमरी सेक्टर। मुझे ये इरेज करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ढंग से मैं बता नहीं पाऊंगा। ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की या हिंदी में कहें तो द्वितीयक क्षेत्र की, तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। मैंने बात की कि प्राइमरी सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर कच्चे माल का सोर्स है, कच्चे माल की सप्लाई का सोर्स है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होता है वो दूसरे सेक्टर्स में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बताया कि प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। अब प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त रॉ मटेरियल को जब हम मशीन का प्रयोग करते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर से हमने गेहूं प्राप्त किया, रॉ मटेरियल प्राप्त किया, फिर उस गेहूं को मशीन यानी चक्की में डाला, तो जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ वो किस सेक्टर में आएगा, वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। मतलब मेनली अगर आप इसको समझें तो सेकेंडरी सेक्टर को ऐसे समझ सकते हैं कि जिस सेक्टर में मशीन का प्रयोग हो प्रोडक्शन में, दूसरी बात क्या हो, वैल्यू एडिशन हो, वैल्यू एडिशन हो, एडिशन हो, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि मूल्य वर्धन हो, मूल्य वर्धन हो। अब ये मूल्य वर्धन क्या होता है ये समझने का प्रयास करिए। मान लिया कि गेहूं जो भी उत्पादित हुआ था प्राइमरी सेक्टर में उसकी कीमत 10 रुपए है, ठीक है, यहाँ पर जो गेहूं उत्पादित हुआ उसकी कीमत 10 रुपए है। फिर आपने उसको चक्की में डाला, ठीक है, और चक्की वाले ने आपके गेहूं को पीसा और आटा बनाया। अब इसने अपनी पिसाई ले ली, मान लिया 2 रुपए चक्की की पिसाई पड़ गई, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी, इसकी कीमत 12 रुपए हो जाएगी। तो ये हमने क्या देखा कि जब हम मशीन का प्रयोग करते हैं तो मशीन वाला जो भी काम करता है उसके लिए कुछ पैसा लेता है, तो इसका क्या हो जाता है, वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो मैं देख रहा हूं कि गेहूं से आटा बना तो उस आटे का क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हुआ, गेहूं का वैल्यू एडिशन हो गया। तो क्या होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है ये सोर्स ऑफ वैल्यू एडिशन है, मूल्यवर्धन का स्रोत भी है। तीसरी अगर हम इसकी बात करें, इसको हम मेनली इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, यानी इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक गतिविधियां देखें कौन कौन सी शामिल होती हैं सॉरी,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें और हम देखना चाहें कि इसमें कौन सी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, तो अगर हम पहली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें शामिल होगा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण। ठीक है। दूसरी अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो इसमें शामिल होता है कंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में निर्माण। अब हमें यह समझना है कि आखिर विनिर्माण और निर्माण एक ही जैसे शब्द लग रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है। अगर हम बात करें विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग को, तो जब हम मशीनों, औजारों और श्रम का प्रयोग करके किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी उत्पाद का उत्पादन करते हैं तो वो किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब कि जब हम मशीन, औजार, ठीक है, और फिर श्रम, लेबर का प्रयोग करके कुछ भी उत्पादित करते हैं तो वो आता है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर हम कंस्ट्रक्शन तो छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर हम जब एक बड़ी इकाई, बड़ी यूनिट बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने चक्की का एग्जांपल दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो गेहूं को चक्की में डालते हैं, मशीन का प्रयोग करते हैं, फिर एक लेबर भी होगा जो गेहूं को उठाकर चक्की में डाल रहा होगा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम विनिर्माण में रख सकते हैं। ठीक है। दूसरी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अगर कहीं पर घर बन रहा है, मतलब ईंट, छोटी छोटी ईंटों को लगाकर एक बड़ी यूनिट बनाई जा रही, घर बनाया जा रहा है, तो वो किसमें आएगा, कंस्ट्रक्शन में। एक दूसरी तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं, जो इरिवर्सिबल हो, यानी जिनको, जैसे मैंने गेहूं से आटा बनाया, तो क्या मैं आटे से फिर से गेहूं बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग में वो एक्टिविटीज आती हैं जो इरिवर्सिबल हो, जिनको दोबारा परिवर्तन उस रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, मतलब आटे से गेहूं नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मान लिया हम ईंटे से घर बनाते हैं, लेकिन अगर हम उस घर को तोड़ें तो हम ईंटों को थोड़ा बहुत उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, ये हम पार्शियली या रिवर्सिबल कह सकते हैं, यानी ये परिवर्तनीय है, यानी उस रूप में इनको वापस परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये हमने सेकेंडरी सेक्टर समझ लिया। अब थर्ड एंड लास्ट सेक्टर जो है हम उसकी बात करेंगे। थर्ड एंड लास्ट सेक्टर की अगर हम बात करें और हम समझने का प्रयास करें कि आखिर ये तीसरा सेक्टर क्या है, तो अब हम समझेंगे तृतीयक क्षेत्र। अब हम समझेंगे तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, या हिंदी में इसको लिख सकते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। तो अब हम समझेंगे कि आखिर यह तृतीयक क्षेत्र क्या है। अगर हम तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखने का प्रयास करें तो टर्सरी सेक्टर इज हेल्पफुल in the economic activities of primary sector and secondary sector। यानी ये जो तृतीयक क्षेत्र है, ये प्राइमरी सेक्टर जो हमने अभी प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा और जो हमने द्वितीयक क्षेत्र पढ़ा, उसकी जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें सहायक की भूमिका निभाता है। कैसे? अगर हम सहायक की भूमिका निभाने की बात करें तो कैसे, हम अगर इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल करते हैं कौन कौन सी होती हैं तो हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम देखें कि इसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल होती हैं तो हमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें हम बैंकिंग की, एक एग्जांपल लेते हैं बैंकिंग। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए कैसे हेल्पफुल है। मान लिया प्राइमरी सेक्टर में कोई किसान कृषि करना चाह रहा है, बीज बोना चाह रहा है और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में अगर किसी प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए तो किसके पास जाएगा?
बैंक के पास जाएगा। तो ये क्या कर रही है, ये दोनों सेक्टर्स की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें हेल्पफुल हो गई। दूसरी बात करें ट्रांसपोर्ट। अब ये बताइए कि जब प्राथमिक क्षेत्र के तहत हम गेहूं का उत्पादन करेंगे, उस गेहूं को द्वितीयक क्षेत्र या इंडस्ट्री तक कौन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों सेक्टर्स की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो गया। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे हम ले सकते हैं, अगर एजुकेशन सेक्टर की बात कर ले, एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की, तो एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन क्या होगा, एजुकेशन भी एक सर्विस है, इसको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर, हम देखते हैं कि दोनों सेक्टर्स के लोगों को एजुकेशन देकर प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमने मेनली समझा। और एक इंपॉर्टेंट बात और देख लीजिए, जो थर्ड पॉइंट अगर हम दे दें, इसी को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। यानी इसी को हम, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। चाहे आप इसमें होटल देख लीजिए, होटल जब आप जाते हैं तो होटल की सर्विसेज लेते हैं, जैसे हमने सर्विस की बात की, वो टर्सरी सेक्टर में आ गया। सेवा क्षेत्र, ठीक है, तो इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। पहले को हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कहते थे, ठीक है, दूसरे को हमने इंडस्ट्री सेक्टर कहा, तीसरे को हमने सर्विस सेक्टर कह दिया। और इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो उसमें सर्विस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस या भूमिका बहुत ही बड़ी है। तो ये हमने जो 2 मेजर टॉपिक आज कवर किए, पहला तो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, और दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इकोनॉमी समझनी है, बेसिक समझना है, तो इसको समझना बहुत जरूरी, इसलिए मैं लास्ट में एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। जब हम प्राइमरी सेक्टर्स की बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी उत्पादन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम सनलाइट का प्रयोग करते हैं, वाटर का प्रयोग करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, एक्सेट्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी कहाँ से आ रहे हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसी तरह अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की या द्वितीयक क्षेत्र की, तो जब हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है, उसको हम जब मशीन का प्रयोग करके कुछ और उत्पादन करते हैं, तो वो सारी गतिविधियां किस सेक्टर में आती हैं, वो आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन भी होता है, दूसरी चीज हो गई। उसके बाद हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र को हम इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। अगर तीसरे सेक्टर की बात करें तो सामने लिखा है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को ही हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्सरी सेक्टर इज हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। यानी टर्सरी तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र की जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें सहायक की भूमिका निभाता है। जैसे बैंकिंग हो गई, या आपका एक एग्जांपल मैंने कौन सा दिया था यहाँ पर, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये हमने पूरा सेक्टर समझ लिया। अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही हो तो वीडियो को आप दोबारा भी देखिए। और फिर भी मैं कहूँगा, अगर इकोनॉमी की आपको अच्छी समझ बनानी है तो आप फर्स्ट वीडियो से कवर करिए, या सेकेंड ही वीडियो, आप आराम से पहली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा। चलिए, इतना ही समय मैं आपका लूँगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो जो भी मैंने बताया आपको बेहतर ढंग से समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।